करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इमरजेंसी के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे कि इमरजेंसी होती क्या है, इसके प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, कब कब इंडिया में इमरजेंसी लगाई गई, उसके पीछे के रीजंस क्या थे, उसके इम्पैक्ट्स क्या थे एंड एवरीथिंग अबाउट इट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसा कंडीशन आ जाना जब आप कोई भी डिसीजन लेने में इनेबल हो, तब आप क्या करते हैं, तो एक क्विक एक्शन लेते हैं कि हम इमरजेंसी बोल देते हैं कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। अगर इसको एक वाइडर रेंज में समझा जाए तो जब नेशन में कोई ऐसी चीज़ हो जाना जिससे कंट्री के किसी भी पार्ट को या फिर कंट्री की सिक्योरिटी को कोई भी डेंजर है, तो उस टाइम पर जो सरकार होती है वो क्या करती है, वो इमरजेंसी लगा देती है। तो अब हम इसके बेसिक से समझते हैं कि इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो ये इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। तो अब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको समझते हैं। पार्ट 18 हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में इमरजेंसी के कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया गया है, जो कि है आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक। आर्टिकल 352 डिफाइंस नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, किन किन कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी, वो आर्टिकल 352 डिफाइन करता है। आर्टिकल 356 डिफाइन स्टेट इमरजेंसी एंड आर्टिकल 360 डिफाइन फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आज हम इस पूरी वीडियो में सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के बारे में समझेंगे। तो 3 कंडीशंस होती हैं जब नेशनल इमरजेंसी कोई भी गवर्नमेंट लगा सकती है। फर्स्ट वॉर, सेकंड एक्सटर्नल एग्रेशन एंड थर्ड आर्म्ड रेबेलियन। पहले ये जो थर्ड कंडीशन थी इसको इंटरनल डिस्टर्बेंस कहा जाता था, पर 44th अमेंडमेंट के बाद इसे चेंज कर आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया। तो वॉर क्या होती है, जब 2 कंट्री फॉर्मली डिक्लेयर कर दे कि अब ये लड़ेंगे या फिर इनके बीच आर्म फोर्सेस से लड़ाई होगी, तो वो वॉर होता है। सेकेंड है एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन क्या होता है, अगर ये 2 कंट्री है, इस पर्टिकुलर कंट्री इस पे वार किए जा रही है, इस पे अटैक किए जा रही है, ये कंट्री कुछ नहीं कर रही, तो ये एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ। और आर्म रेबेलियन का मतलब होता है अगर इन बिटवीन द कंट्री के बीच में या अंदर कोई ऐसी पब्लिक ग्रुप है जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट आर्म से, जिससे खतरा हो सकता है, किसी की जान जा सकती है, वैसा वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तब उसको आर्म रेबेलियन के कॉन्सेप्ट के अंदर समझते हैं। अब हम समझते हैं कि इंडिया में सबसे पहले इमरजेंसी कब लगाई गई, उसके पीछे के रीजंस क्या थे और उसके इफेक्ट्स क्या थे। तो सबसे पहले इमरजेंसी इंडिया में अक्टूबर में 1962 में लगाई गई थी और ये जनवरी 1968 तक चली थी। ये इमरजेंसी तब लगाई गई जब चाइना ने इंडिया पर अटैक किया था। तब 26 अक्टूबर 1962 में 352 के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल एग्रेशन का हवाला देते हुए प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर दिया था। और आर्टिकल 359 के अंदर जितने भी फंडामेंटल राइट्स थे वो सारे सस्पेंड कर दिए गए थे और ये कहा गया था कि आप कोई भी फंडामेंटल राइट इन्फोर्स करवाने कोर्ट नहीं जा सकते। उसके बाद हुआ यूँ कि नवंबर 1962 में चाइना और इंडिया की वॉर एंड हो गई। फिर भी 1965 तक भी जो इमरजेंसी थी उसे कंटिन्यू रखा गया और उसके बाद 1965 में अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक कर दिया और उसके बाद सिचुएशन और भी वर्स होती चली गई, लड़ाइयाँ होने लगी। लेकिन नॉर्मैलिटी तब आई जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद एग्रीमेंट हुआ, ताशकंद समझौता हुआ। लेकिन उसके बाद भी 1968 तक इमरजेंसी को कंटिन्यू किया गया, जब बहुत सारे लोगों ने पब्लिक कैंपेन्स और इंटरनेशनल फोकस की वजह से जब गवर्नमेंट पे प्रेशर आने लगा कि आपने इमरजेंसी अभी तक क्यों रखी हुई है, तब जाकर कहीं जनवरी 1968 में कांग्रेस की सरकार ने इमरजेंसी को रिवोक किया। अब हम समझते हैं सेकेंड प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कब हुई, उसके पीछे क्या रीज़न थे। तो हुआ यूँ कि 1971 में पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया। 3 दिसंबर को प्रेसिडेंट के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई। लेकिन वॉर के ख़त्म होने के बाद भी अकॉर्डिंग टू मीसा मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट, कॉफी पोसा और गवर्नमेंट डिफेंस ऑफ इंडियन रूल के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ने जो इमरजेंसी थी उसको कंटिन्यू किया और उसका ऑब्जेक्टिव बताया प्रिवेंटिव डिटेंशन। और इस इमरजेंसी का ह्यूज मिसयूज़ हुआ जिसकी वजह से काफ़ी सारी कस्टोडियल डेथ, अरेस्ट और एनकाउंटर्स हुए। और प्रेसिडेंट ने
गया कि अकॉर्डिंग टू मीसा आपके सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और अब आप अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए कोर्ट भी नहीं जा सकते। इससे पहले कि इस इमरजेंसी को रिवोक किया जाता कि हुआ यूँ कि थर्ड इमरजेंसी लाने की नौबत आ गई। अब हम समझते हैं थर्ड प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी क्यों लगाई गई। सेकंड खत्म नहीं होती कि थर्ड लगाने की नौबत आ गई, तो इसको समझने के लिए हमें 3-4 दिन पीछे जाना पड़ेगा। हुआ यूँ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पिटिशन आई जो इंदिरा गांधी जो चुनाव जीती हैं वो गलत तरीके से जीती हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को गिल्टी पाते हुए उनकी करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए उन्हें 6 महीने के लिए पब्लिक ऑफिस से सस्पेंड कर दिया और उन्हें कहा गया कि अब आप 6 साल तक कोई भी पब्लिक ऑफिस अटेंड या अज्यूम नहीं कर सकते। तब हुआ यूँ कि 25 जून 1975 को मिडनाइट में इंदिरा गांधी ने एक लेटर लिखा प्रेसिडेंट को विदाउट एनी कैबिनेट मीटिंग और पूरे इंडिया में इमरजेंसी लागू। ये इमरजेंसी मोस्ट डोमिनेटेड एंड रिस्ट्रिक्टिव इमरजेंसी मानी जाती है। इस इमरजेंसी में हुआ क्या, ये इमरजेंसी एक बहुत ही बड़ा काल माना जाता है हमारे इंडियन हिस्ट्री के लिए। बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई, फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए गए, बहुत सारी अरेस्ट हुए, जितने भी ऑपोजिशन थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इनसेंसिटिव गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाए गए जिसमें था स्लम क्लियरेंस, फैमिली प्लानिंग और प्रेस पर पूरी की पूरी सेंसरशिप लगा दी गई। प्रेस कोई भी चीज़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं छाप सकती। थर्ड इमरजेंसी से ये निकल कर आया कि जब प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन होगी, अगर प्रेसिडेंट को किसी भी ग्राउंड पे ऐसा लगता है कि अब इमरजेंसी लगा देनी चाहिए, उस सेटिस्फेक्शन को कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। यानी कि अगर प्रेसिडेंट को लग गया कि हाँ भाई अब ज़रूरत है इमरजेंसी की, तो फिर कोई भी इंसान उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आपने किस बेसिस पर इमरजेंसी को लगाया। लास्टली जब बहुत सारे दंगे होने लगे तब हुआ यूँ कि इंदिरा गांधी ने किस लिए इमरजेंसी लगाई, क्योंकि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था पब्लिक ऑफिस से, लेकिन उन्होंने हवाला ये दिया कि हमारे इंडिया में इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रही थी, ठीक है। और फिर बहुत सारे दंगों के बाद, बहुत सारी कैंपेन्स के बाद फाइनली 23 मार्च 1977 को इमरजेंसी को रिवोक कर दिया गया। अब हम समझते हैं अप्रूवल ऑफ इमरजेंसी, कैसे पूरे प्रोसीजर के बाद इमरजेंसी लगाई जाती है। तो होता ही हुआ कैबिनेट को अगर किसी ग्राउंड पर ऐसा लग रहा है कि अब कंट्री को इमरजेंसी की ज़रूरत है, तो वो एक लीगल एडवाइस प्रेसिडेंट को भेजते हैं। क्या भेजते हैं? लीगल एडवाइस। और उसके बाद प्रेसिडेंट इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर देते हैं। फिर आगे के अप्रूवल के लिए वो इमरजेंसी जाती है पार्लियामेंट के पास, और आगे का अप्रूवल और ड्यूरेशन पार्लियामेंट में बताएगा। तो अब पार्लियामेंट में अप्रूवल कैसे होता है हम ये समझते। 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। होता यूँ है कि स्पेशल मेजॉरिटी से जो पार्लियामेंट होता है वो इमरजेंसी को प्रोक्लेम करता है और वो पर्टिकुलर इमरजेंसी 6 मंथ के लिए लगाई जाती है। अगर 6 महीने के बाद भी ऐसा लगा कि कंट्री की कंडीशन ऐसी नहीं है कि इमरजेंसी हटाई जा सके, तो फिर ये पूरा प्रोसीजर दोबारा से होता है और फिर दोबारा वो पार्लियामेंट के पास आता है और फिर 6 महीनों के लिए इमरजेंसी लगाई जाती है। अगर किसी एक हाउस ने या दोनों में से किसी भी हाउस ने कोई एक्शन नहीं लिया, या तो एक हाउस ने अप्रूवल दिया है या दोनों में से किसी हाउस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो सिर्फ 1 महीने के लिए इमरजेंसी को लगा सकते हैं। अमेंडमेंट ने इमरजेंसी को लगाना उतना ही मुश्किल बना दिया जितना आसान से रिवोक करना। तो अब हम समझते हैं कि रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी कैसे होगी। अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि जिस पर्टिकुलर ग्राउंड पर इमरजेंसी लगाई गई थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करता या वो ग्राउंड अब खत्म हो गया है, तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी रिवोक कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर लोकसभा चाहे तो उस इमरजेंसी को डिसअप्रूव कर सकती है और इमरजेंसी इमीडिएटली सस्पेंड हो जाएगी और रिवोक हो जाएगी। अब हम समझते हैं इमरजेंसी के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसे 2 हिस्सों में समझेंगे। एक इम्पैक्ट जो सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बीच में होता है और एक इम्पैक्ट जो फंडामेंटल राइट्स पे इमरजेंसी का पड़ता है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन में ये होता है कि जब इमरजेंसी लगती है तब सेंटर स्टेट लिस्ट में
जो कि स्टेट के पास होता है उसमें भी डायरेक्शंस लॉज बना सकता है, और जो धीरे धीरे स्टेट की पावर होती है वो सेंटर के पास ट्रांसफ़र होने लगती है। तो होता यूँ है कि जब इमरजेंसी लगती है तब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और वो स्टेट लिस्ट के अंदर भी लॉज बना सकती है। अब हम समझते हैं फंडामेंटल राइट्स पे इसका क्या इम्पैक्ट है। तो होता यूँ है, जब भी इमरजेंसी लगाई जाती है तो आर्टिकल 19 के जितने भी राइट्स फ्रीडम्स आपके पास हैं वो सारे सस्पेंड कर दिए जाते हैं। बट आफ्टर 44th अमेंडमेंट होता ही अब ये होता है कि अगर वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के बाद इमरजेंसी लगाई गई है तब ही सिर्फ जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड होंगे, अदरवाइज नहीं। अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस विच इज अमेंडेड बाय 44 अमेंडमेंट आर्म रेबिलियन, अगर उसके अंतर्गत आपकी इमरजेंसी लगाई जाती है तो फिर आपकी फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होंगे। 359 में प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो डिक्लेयर कर दे कि वो सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर रहा है। पर आफ्टर 44th अमेंडमेंट जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक राइट है सिर्फ वही सस्पेंड होंगे, जो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 का राइट है वो सस्पेंड नहीं होगा, वो सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो अब हम समझते हैं कि यहाँ पे वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन ही क्यों, आर्म रेबेलियन क्यों नहीं? क्योंकि जब 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी तो वो मिसयूज ऑफ इमरजेंसी था। जो कंट्री के लोग इसका अपोजिशन कर रहे थे उनको ये बोल के हटा दिया, चुप करा दिया गया कि आपके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड है। तो अब कोई भी गवर्नमेंट इमरजेंसी का मिसयूज ना कर सके, इसीलिए किसी भी आर्म रेबेलियन में या फिर कोई भी इंटरनल डिस्टर्बेंस में आपके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं हो सकते।